हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। देखो, ये हिंदी साहित्य की अपन क्लास आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में तो हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो अलग अलग चैप्टर से हैं, जैसे हिंदी साहित्य के अलंकार हैं, साथ ही साथ छंद हैं और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। इसके अलावा अपना जो रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन है, तो उसमें से इस प्रकार के छाँट छाँट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों लिए हमने। और आगे से आप बताएंगे चैप्टर वाइज एक एक करके टॉपिक कंप्लीट करना है या इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास लगातार करते रहना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन करके उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ध्यान रखना, यहाँ अन्योक्ति अलंकार है और अपने सिलेबस में अन्योक्ति अलंकार है हिंदी साहित्य के सिलेबस में। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरे तरीके से ऐसे भी कि अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। तो अन्योक्ति अलंकार में अन्योक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है अन्य उक्ति, यानी किसी दूसरी उक्ति के माध्यम से किसी बात को सिद्ध करना। तो जो अप्रस्तुत है, जो हमारे सामने नहीं है, उसका वर्णन करके जो हमारे सामने है, जो प्रस्तुत है, उसको समझाया जाता है। तो पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हो, इसका जो उदाहरण यहाँ पे आपको देना है तो लिखना है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कल ही सुबंध्यो, आगे कौन हवाल। अब ये उक्ति कवि बिहारी जी की है और बिहारी जी ने महाराजा जय सिंह को, जयपुर के महाराजा जय सिंह जी को ये उक्ति लिख करके भेजी थी, क्योंकि उन्होंने जो राज दरबार का कार्य छोड़ करके अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ समय बिताना शुरू किया था, तो उनको वहाँ से हटाना था। तो उनको हटाने के लिए कहा गया, महाराजा को उनके सामने ये बात पहुंचाई कि मान लीजिए कोई फूल है और वो अभी फूल खिला नहीं है, मतलब अभी कली है ना, अभी कली भी नहीं है, उससे भी पहले की अवस्था है। तो कहा कि इस फूल में न तो कली है, न तो पराग हुआ है, और नहीं अभी इसमें मधु मैंने न इसमें रस हुआ है ना, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, इसमें अभी पराग भी नहीं भरा है, इसमें अभी शहद भी रस भी नहीं भरा है, और अभी इसका विकास भी नहीं हुआ। और अगर कोई भंवरा पहले से ही उसके ऊपर अगर मंडराना शुरू कर दे, तो आप सोचिए कि जब इसका विकास हो जाएगा तब उसकी हालत क्या हो जाएगी, है ना। अली कल ही सुबिंदियो, आगे कौन हवाल। तो ये कहा गया था कि भाई आप अभी तो इसको लाए हैं, अभी इसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, और आप अभी से इसमें इसके प्रेम पास में बंध गए हैं, तो आगे आपकी हालत क्या होगी। तो इस तरीके से बात सीधी सीधी समझानी थी, लेकिन डायरेक्ट बात ना कह करके भंवरे और फूल का उदाहरण दे करके, जो अप्रस्तुत है उसका उदाहरण दे करके बात को समझाया गया। तो ये अन्योक्ति अलंकार होता है। तो इस तरीके से याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट अलंकार है। अन्योक्ति पूछा जाएगा, समझ में अगर नहीं आया हो तो दोबारा से पढ़िएगा, इसको आराम से समझ में आ जाएगा कि जो हमारे सामने नहीं है चीज़, उसका वर्णन करके जो हमारे सामने चीज़ है उसको समझाना, किसी अन्य उक्ति के माध्यम से किसी उक्ति को कहना, बात को कहना, तो वो अन्य उक्ति अलंकार होता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, जहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का अर्थ बोध होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। अब दोनों एक जैसे लगने वाले हैं, लेकिन अन्योक्ति का मतलब होता है किसी दूसरी उक्ति के माध्यम से एक बात को कहना, और समासोक्ति का अर्थ होता है छोटी उक्ति के माध्यम से एक संक्षिप्त बात कह करके प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का बोध कराना, जो हमारे सामने है उसका भी और जो हमारे सामने नहीं है उसका भी, मतलब उसका जो प्रतीकात्मक अर्थ जो उसका निकलता है उसका भी बोध कराना। तो देखो, समासोक्ति इसमें प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की व्यंजना की जाती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत, और पिछले वाले हमने देखा था अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की, तो ऐसे एक दूसरे के विपरीतार्थ भी लगते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे उत्तर उदाहरण आपको देना है कि सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, मान किए सी ऐठी सी। छोटी पंक्ति के माध्यम से इसका विस्तार से वर्णन मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि थोड़े प्रश्न अपन कर लेते हैं। तो एक एक प्रश्नों इस प्रकार के अभ्यास आपको करना है कि आपको दिमाग में बैठ जाए, आपको याद हो जाए अच्छी तरह से। इस उदाहरण को आप लोग याद करिए, इसको आगे से मैं विस्तार से इसको समझाता हूँ। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है कि जो शब्द परुष होने के कारण सुनने में कटु लगते हैं, उनमें दोष कौन सा होता है। तो वो बच्चों श्रुति कटुत्व दोष होते हैं। श्रुति कटुत्व, श्रुति का मतलब होता है सुनना, और कटुत्व का मतलब होता है कड़ू या कड़वा।
तो जो सुनने में कड़वा लगे, जो कठोर लगे, जो कानों में कड़वा लगे, इस बार की जो परीक्षा में प्रश्न भी आया था आपको याद होगा, तो वो श्रुति कटुत्व दोष है। जो कानों को कड़वा लगता है वो वहाँ पे दोष कौन सा होता है? अपने काव्य गुण और काव्य दोष जो टॉपिक है, तो उसमें जो काव्य के दोष है वो अलग अलग कई सारे दोष हैं, तो उनको एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे तब तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। पर ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना भी जरूरी है, जिससे हमें पता लगता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं। तो याद रखना है, सुनने में जो कटु लगते हैं वो शब्द उसमें दोष होता है, वो श्रुति कटुत्व दोष होता है। एक बार यहाँ पे उदाहरण देकर के हम वापस फिर से समझते हैं कि श्रुति कटुत्व दोष को उदाहरण सहित समझाइए। मान लीजिए ये परीक्षा में आपके प्रश्न आ गया, तो आप क्या लिखेंगे कि जब किसी कविता के पढ़ने अथवा सुनने मात्र से कानों में कटुता अथवा कड़वापन उत्पन्न हो जाए तो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। कोमल रसों के वर्णन में कठोर वर्गों के प्रयोग से, कठोर वर्णों के प्रयोग से ना, वर्गों की जगह वर्ण होगा, कठोर वर्णों के प्रयोग से श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न होता है। जैसे कब की, इकटक, डटी, रही, टटिया, अंगूरिन, डारी, तो ये ट और ड वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है ये कानों में खटकती है, ये कानों को कड़वी लगती है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो श्रुति कटुत्व दोष है। इस पंक्ति में श्रृंगार रस के वर्णन में ट वर्ग के वर्णों के प्रयोग के कारण श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न हुआ है। श्रृंगार रस में जब हम कठोर वर्णों का प्रयोग करते हैं तो उस श्रृंगार रस के उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न होती है। भाई दोष कहाँ होता है? जहाँ रस के काव्य में रस के उत्कर्ष में जहाँ बाधा उत्पन्न होती है उसी को तो काव्य के दोष कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे श्रुति कटुत्व दोष हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखो, माधुर्य गुण की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो गुण होते हैं काव्य के, काव्य शास्त्रियों ने 3 प्रकार के गुण माने हैं। एक है माधुर्य गुण, एक है प्रसाद गुण और एक जो है वो ओज गुण। तो ये 3 जो गुण होते हैं उसमें माधुर्य गुण की अगर बात करें तो माधुर्य गुण में क्या होता है कि जहाँ हृदय आनंद से अभिभूत हो जाए, है ना, जिससे चित्त आह्लाद से द्रवित हो जाए, हृदय द्रवित हो जाए, पिघल जाए, मधुरता उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ माधुर्य गुण होता है। तो उस काव्य गुण को माधुर्य गुण कहते हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा कटूसा नागरी। और माधुर्य गुण का एक और उदाहरण है जो हम करेंगे, उसका जो बेस्ट उदाहरण है माधुर्य गुण का, वो आपको याद रखना, वो है कि बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौनी हंसे और दैन कहे नटी जाए। तो ये उदाहरण मैं आपको अलग से जब हम टॉपिक करेंगे तब आपको लिखवा भी दूंगा और वो उदाहरण आपको याद भी करना है। माधुर्य गुण का बेस्ट उदाहरण है। तो ऐसे 2-3 उदाहरण प्रत्येक गुण के आपको याद रखने हैं। कई बार परीक्षा में एक उदाहरण भी पूछ लिया जा रहा, आपसे कहा जाए कि ये कौन से गुण का उदाहरण है तो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, छठा प्रश्न है कि सोने के कारोबार और पर्यावरण व मौसम से जुड़े विषय के लिए किस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर जो अपना विशेष लेखन है, तो विशेष लेखन में क्या होता है कि जब किसी विशेष जो टॉपिक होता है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको एक विषय लिखने के लिए दिया जाए तो आपको उससे रिलेटेड जो तकनीकी शब्दावली होती है उसी का प्रयोग करना होता है। तो मान लीजिए जैसे सोने का कारोबार है, उसके लिए जो आप विशेष लेखन करोगे तो कौन कौन से शब्द यूज करोगे, या फिर पर्यावरण और मौसम से रिलेटेड अगर आपको लेखन करना पड़ा, विशेष लेखन करना पड़ा, तो उसके लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जैसे सोने में भारी उछाल, है ना, आप अखबार पढ़ते होंगे, अखबार में जहाँ इस प्रकार के शब्दों का यूज होता है, सोने में भारी उछाल यानी चांदी लुढ़की, पीली धातु की चमक बढ़ी, तो ये टेक्निकल शब्द हैं, ये तकनीकी शब्दावली का प्रयोग जो है वो इसमें होता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें पर्यावरण और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए, तो जैसे पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, तूफान का केंद्र या फिर रुख आदि शब्द काम में लिए जाते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमने छोटे छोटे 6 प्रश्न किए हैं और अब ये क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो बाकी क्लासें आती है मैं बता देता हूँ आपको। हिंदी साहित्य की जो क्लास है वो तो मॉर्निंग में 6 बजे हम रखेंगे और इसमें प्रश्न उत्तर इसी प्रकार से चलने दें, या एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दूसरी हमारी क्लास शाम को 5 बजे हिंदी अनिवार्य की आती है, 7 बजे इंग्लिश अनिवार्य की आती है और रात को 8 बजे हम हमारी जो लाइव क्लास आती है उसमें हिस्ट्री हम फिलहाल पढ़ रहे हैं। तो ऐसे हम एक एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बोर्ड की तैयारी हम आपकी कंप्लीट करा देंगे
और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।